यस चलो। सो हम बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें बताया क्या कि दो फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, दो चार्जेस होंगे तो चार्जेस के बीच में अगर लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, और अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो रिपल्जन एंड अट्रैक्शन होगा, ये इसका फोर्स हो। रिपल्जन एंड अट्रैक्शन क्या है? वन टाइप ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू कैसे होगी? तो ये फोर्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और ये दिस इज गिवन बाय होम? कूलम, इसीलिए उसका नाम है कूलम्स लॉ। ओके, सो वी विल सी दैट। यस, कूलम्स लॉ। सो चलो जाए बढ़े आगे। ओके, मतलब जो पढ़ने वाली चीज हो वो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं और समझाने वाली समझाऊंगा, ठीक है? आई होप कि तुम एटलीस्ट एक बार तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ लो। हाँ, चालू है वो पढ़ना? ओके, हाँ, तो ये कूलम्स लॉ। अब ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं। ओके, ये एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज। तो अगर ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है? एक फोर्स है। तो ये फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके ऊपर से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2 के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ Q1, मतलब जो Q1 जो चार्ज है, चार्ज, ओके, जो पहला पॉइंट है, पहला ऑब्जेक्ट है, उसका जो टोटल चार्ज होगा वो, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका जो टोटल चार्ज होगा वो, उसके मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और अगेन इट इज अ प्रोडक्ट, और चार्ज है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, तो वी विल टेक इट इन अ मोड। ओके, मॉड्यूलस। डन। ओके, so F is directly proportional to the product of the charges Q1 and Q2. Done. और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि F is also proportional to 1 upon the distance between those two, that is R square। मतलब कि अगर वो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है, ओके, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि the mass और से the size of the object is very 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 less as compared to the distance between them। मतलब उनके बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है कि वो डिस्टेंस की कंपेयर में उनकी जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा क्या है? छोटी है। जैसे कि हम यहाँ से स्टार को देख रहे हैं, तो स्टार कितना बड़ा होगा? शायद अर्थ से भी बड़ा होगा। ओके, और अर्थ भी कितनी बड़ी है, फिर भी वी आर टेकिंग दोज टू एज अ पॉइंट सोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में डिस्टेंस है ना वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो मास को और वो साइज को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। डन। तो वैसे ही हम ले रहे हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस r हो तो कूलम ने ऑब्जर्व किया था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square, और यू कैन से इट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Force is inversely proportional to the square of the distance between them and directly proportional to the product of both the charges. Done. Okay. तो अगर ये दोनों को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि F is proportional to Q1 into Q2 divided by R का square. Done. ओके, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं F is equals to K। और अगर ये दोनों पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो हम अब मोड नहीं लग रहे, लेकिन आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट इज Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डन। तो ये है हमारा, ये जो इक्वेशन गिवन जिसने दिया है वो क्या, कौन है? कूलम। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। मतलब पहले क्या किया कि Q चार्ज ले लिए, सपोज Q और Q, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। फिर उन्होंने क्या किया? चार्ज आधा कर दिया, मतलब Q/2 और डिस्टेंस भी आधा कर दिया, 1 मीटर का कर दिया से 0.5 मीटर। डन। ओके, आधा कर दिया। तो
डिस्टेंस आधा करने से और मास आधा करने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे चेंजेस को ऑब्जर्व, मतलब डिस्टेंस आधा किया, डबल किया, 1/4 किया, वैसे ही उनका चार्ज आधा किया, डबल किया, 1/4 किया, ट्रिपल किया, अलग अलग वैल्यूज ली और अलग अलग वैल्यूज के रिजल्ट पे से उन्होंने बोला कि फाइनली कि भाई फोर्स इज इक्वल टू दिस। डन। आया समझ में? अभी हम पढ़ेंगे जो बुक में गिवन है, लेकिन समझ में आ गया। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो हमारे ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में रिपल्जन होगा, कुछ भी हो बट है तो फोर्स। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके। डन, अंडरस्टूड। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, के। डन, ओके। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने डिराइव किया था कि ये जो के की वैल्यू आ रही है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारी परमिएबिलिटी। ओके, मतलब कि वो कितना परमिट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वैक्यूम में। मतलब दो चार्जेस है, वैक्यूम में है, इतने उनके मास है और इतना उनके बीच का डिस्टेंस है, तब उनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, ये फॉर्मूला से। अगर तुम यही फॉर्मूला अगर अर्थ पर, मतलब इन एटमोस्फेयर अप्लाई कर रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी, और अगर तुम वैक्यूम में ले रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी। तुम अगर मून पर ले रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी। मून पे तो अलग नहीं होगी क्योंकि मून पे तो वैक्यूम जैसी होगी, वहां पर थोड़ी एटमॉस्फेयर है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? तो वही हम देखने वाले हैं। देखो मैं पढ़ता हूं अभी। Coulomb's law is a quantitative statement about the force between the 2 point charges when the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them। मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनकी कंपेयर में उनका साइज क्या है, मच स्मॉलर, जो मैंने तुम्हें बताया वो। The size may be ignored and the charged bodies are treated as the point charge। मतलब उनको हम क्या बोलेंगे, point charges कंसिडर कर रहे हैं। Coulomb measured the force between the 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between them and between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges। मतलब ये फोर्स कहाँ लगेगा, तो ये जो अगर दो हमारे पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस है, तो उनके बीच में ये जो लाइन है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, अभी दो चार्ज है तो उसको हम ऐसे डायरेक्टली ही ज्वाइन करेंगे, ऐसे थोड़ी ज्वाइन करेंगे, ऐसे थोड़ी ज्वाइन करेंगे, वायर थोड़ी है। ओके, तो लाइन ज्वाइनिंग मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो लाइन है उसी में फोर्स लगेगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा, अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर दोनों सेम लाइक चार्जेस है तो रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा तो भी लाइन ऑफ एक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद है ना, तो उसको डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा तो भी उनके बीच की लाइन को, चिराग यहाँ ध्यान दो, और रिपल्जन भी कौन सा, उनको जोड़ती जो लाइन है, उनको कनेक्ट करती जो लाइन है वही डायरेक्शन में, मतलब ये है और ये है तो उनको कनेक्ट करती लाइन ये है, लेकिन रिपल्जन है तो भी यही डायरेक्शन होगी, मतलब वही लाइन वही होगी। ओके, अगर रिपल्जन हुआ तो ऐसे और अट्रैक्शन हुआ तो ऐसे, लेकिन होगा क्या, उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वही लाइन ऑफ डायरेक्शन होगी जहां पे ये फोर्स लगेगी। ओके, देन thus if 2 point charges q1 and q2 separated by a distance are in a vacuum, the magnitude of the force between them is given by this। Done? Okay, how did Coulomb arrived at this from his experiment? Coulomb अब जो उन्होंने किया था वो, okay, so Coulomb used a torsion balance for measuring the force between the two charged metallic spheres। मतलब दो metallic sphere ली थी और टॉर्शन बैलेंस किया था, मतलब जैसे हमारा वेइंग मेजरमेंट होता है वैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस पे लेके आए थे क्या कि मतलब चलो पहले दोनों में सेम मास लिए, फिर आधा मास लिया, वैसे ही मास बोल रहा हूँ लेकिन चार्जेस तो सेम मास सेम चार्ज लिए, Q, फिर Q/2, फिर Q/4, फिर डबल 2Q, 3Q, और रिजल्ट में क्या चेंज आ रहा है वो सब ऑब्जर्व करते गए। ओके,
वही होता है ना एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट मतलब क्या, बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करो और देखो क्या हो रहा है, वापस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करो और देखो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व ही करते रहना है बस। ओके, इनपुट चेंज करते करते। फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स, when the separation between the two sphere is much larger than the radius of each sphere, the charged spheres may be regarded as the point charges। क्या बोल रहे हैं, when the separation between the two spheres is much larger, वही चीज बोल रहे हैं कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर लेंगे। अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब हम जैसे खड़े हैं वैसे ऐसे इतना 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 डिस्टेंस है, तो फिर पॉइंट चार्जेस कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेंगे। However, the charges on the spheres were unknown। भाई कितना चार्ज है वो तो अननोन है, किसी ने बोला थोड़ी कि इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज होगा। To begin with, how then could he discover a relation like this? So Coulomb thought of following simple way। Suppose the charge, अब देखो चार्ज तो था नहीं, मतलब दो ऑब्जेक्ट लिए, उनके ऊपर पहले से कितना चार्ज है वो कहाँ पता है हमें। ओके, तो कैसे किया उन्होंने, हमने जो इसके पहले जो कंसेप्ट समझा वो वही वापस याद करो सब कुछ, स्टार्टिंग वाला लेक्चर। क्या कि अगर मैंने कॉम्ब को ड्राई हेयर पे मतलब लगाया, ओके, और अब मैं पेपर की स्ट्रिप के पास ले जाऊं तो अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है, कौन सी, अनचार्ज्ड बॉडी, और उसको मैंने ऐसे कॉम्ब को टच कर दिया तो सारा का सारा चार्ज वहां चला जाएगा। वो सीट वाला बस वाला भी एग्जांपल देखा था कि अगर हम सीट पर ऐसे थोड़े फिसल गए तो चार्जेस प्रोड्यूस हो गए हमारी बॉडी में, और अगर थोड़ा बहुत हम नजदीक गए रॉड के तो हमें चार्जेस फील होगा, लेकिन ऐसे करके रॉड को पकड़ लिया तो क्या होगा, हमारे जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे वो सारे कहाँ चले गए, रॉड के अंदर चले गए। तो यही फंडा का यूज किया कुलम ने, क्या, एक तो ले लिया अनचार्ज बॉडी और दूसरा चार्ज बॉडी, लेकिन उस पे चार्ज कितना है वो पता नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, इसको इससे टच करवा दिया, इसको इससे टच करवा दिया तो आधा आधा ही हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि चार्ज चला जाएगा ना। ओके, सो देखो क्या किया उन्होंने, सपोज द चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर इज क्यू, कि भाई एक स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है क्यू। इफ द स्फीयर इज पुट इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, मतलब पता ही है कि उस पे कोई चार्ज नहीं है, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर, मतलब कि ये अनचार्ज था और ये अगर यहाँ पर टच करवा दिया तो दोनों में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो फिर यहाँ भी Q/2 हो जाएगा और यहाँ भी Q/2 प्रोड्यूस, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि पहले एक में था और अभी उतना ही चार्ज दो में फैल गया है। ओके, सो Q/2 हो गया। बाय सिमेट्री खत्म, बैटरी खत्म। अच्छा, सो क्या बोल रहे हैं, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर्स, बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2। रिपीटिंग दिस प्रोसेस, अभी फिर से प्रोसेस को रिपीट करते हैं, वी कैन गेट चार्ज Q/2 Q/4 एक्सेट्रा। कैसे, जैसे ये एक चार्ज है, ओके, ये एक चार्ज है, अभी मैं एक अनचार्ज बॉडी ले आया आइडेंटिकल, अब मैं पहले तो Q वाले को टच करवाया ना, अभी ये स्फीयर को इसके साथ टच करवाऊं तो क्या होगा, फिर से आधा आधा हो जाएगा, तो भाई Q/2 का आधा क्या, Q/4, तो यहाँ पर भी Q/4 हो जाएगा और यहाँ पर भी Q/4 हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंट ऐसे चार्जेस हमें मिलते जाएंगे। Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations। अब ये तो चार्जेस का उन्होंने ये चेंजेस किए, यही सब मैंने तुम्हें पहले ही वर्डिंग में समझा दिया और फिर मैंने वो लिखा था फॉर्मूला, अभी हम पढ़ रहे हैं तो फिर से समझा रहा हूँ। क्या, एक तो उन्होंने चार्जेस को अलग अलग लेकर कंक्लूजन लाए। अब डिस्टेंस के भाई पहले 1 मीटर रखा, फिर आधा कर दिया 0.5 मीटर, भाई और आधा कर दिया 0.25 मीटर, डबल कर दिया भाई 2 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस को भी वेरी किया और फिर चेक किया तो पता चला कि भाई जो भी चार्ज होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, वो जो भी डिस्टेंस होता है ना वो डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। वो बहुत एक्सपेरिमेंट किए तब जाके उनको पता चला। अंडरस्टूड? ओके, तो वो ये ऐसा पूछ सकते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन, हम तो बोल देंगे और तुम्हें भी आता ही है कि भाई Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और रेडियस और जे उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। लेकिन क्वेश्चन ट्रिक कैसे करेंगे, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमने सिर्फ ऐसे फॉर्मूला रट्टा मार लिया और न्यूमेरिकल कर लिए, और अगर बोर्ड में क्वेश्चन, बोर्ड में JEE किसी में भी एंट्रेंस है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 and inversely proportional to distance between them, square of the distance between them charges. How did Coulomb concluded this formula? ऐसा पूछ ले तो हमें बुक में गिवन है भाई. हाउ मतलब क्या, उसने क्या किया मुझे क्या मालूम भाई, उसने क्या किया वो हमें दिया हुआ है, उस ये कैसे लेके आया वो दिया हुआ है, तो पूछ सकते हैं कि भाई कुलम ने क्या किया था बता. फिर हम बोले अरे कुलम ने जो भी किया हो, तुम फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला कुछ भी हो, तुम्हें बोल रहा है लाए कैसे, क्योंकि उन्होंने गिवन है. अगर नहीं गिवन होता तो नहीं पूछते, लेकिन गिवन है मतलब चांसेस है कुछ भी. एनसीईआरटी पूरी करनी है, दैट्स इट. तो कुछ भी पूछ सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है. रट्टा मारोगे तो कितना रट्टा मारेंगे भाई, थक जाएंगे और टेंशन बढ़ेगा. ये याद नहीं है, ओ ये भूल गए, ये सब कब होगा, रट्टा मारा हुआ होगा. तो कंसेप्ट याद रखो कि भाई क्या करना था, हमने कूलम कैसे लाए चार्जेस, तो ऐसे करके लाए. स्टोरी बेस याद रखो ना. ओके अच्छा चलो. सो ही देन वेरीड, यही वो ही वापस बताया ईच पेयर, कंपेयरिंग द फोर्सेस फॉर डिफरेंट पेयर्स, कंपेयर किया और फिर ये कंक्लूजन पे आ गए. Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived in the manner described above, while the original experiment established it at a macroscopic. मतलब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे था. चार्जेस ज्यादा लिए थे, डिस्टेंस ज्यादा लिया था. अब अगर बड़े डिस्टेंस के लिए और बड़े चार्जेस के लिए सही प्रूव हुआ, तो अब वो छोटे डिस्टेंस के लिए भी एक्सपेरिमेंट किए. तो देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किया था. इट हैज ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड डाउन टू द सब एटॉमिक लेवल अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर. मतलब कि ये तो 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर उतना डिस्टेंस रखा था दो चार्ज के बीच में. तो ये कौन सा लेवल हो गया, मैक्रोस्कोपिक. बताई थी दो टाइप की स्टडी, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. तो ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई. लेकिन अभी ये सच हुई तो हम और डिटेल में गए और सोचा कि क्या छोटे लेवल पे भी ये काम करता है, तो हाँ करता है. कहां तक गए हम, नॉट इवन 1 to 10⁻⁻10 मीटर. इसको बोला जाता है 1 एंगस्ट्रॉम. इसको क्या बोला जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर. चल रहा है. ઓર્ગેનિક ચાવી જોયું મને એની અંદર પંપ છે સાયકલનો. મેં જોયો, મને દેખાય પણ ચાવી નહીં મળી. હા હા ચાલો. હા અહીંયા ખબર નહીં, હજુ વાર લાગશે. હા 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 ચાલો દેખો. हाँ चलो. सो 10⁻⁻10 मीटर जितना, मतलब अभी हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते ड्रॉ भी नहीं कर सकते. उतना छोटा डिस्टेंस के लिए भी कूलम्स लॉ वैलिड है. ओके. कूलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मतलब उन्होंने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन एक कूलम मतलब कितना बड़ा चार्ज होता है अभी हमने देखा ना. ओके. सो वो सब आइडिया नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया. इनफैक्ट इट इज द अदर वे राउंड. कूलम्स लॉ कैन नाउ बी एम्प्लॉयड टू फर्निश अ डेफिनेशन फॉर अ यूनिट ऑफ चार्ज. इसीलिए अब क्या है कि अब तो एक यूनिट चार्ज की डेफिनेशन करनी हो तो भी हम कूलम की हेल्प लेते हैं. इसीलिए तो उनको हमने क्या यूनिट दे दिया है, नाम कूलम. ओके. सो इन दी रिलेशन इक्वेशन k इज सो फार आर्बिट्ररी. k क्या था, आर्बिट्ररी था. क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट. 4 तो कांस्टेंट ही है. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट कब रहेगा, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एटमॉस्फेयर वो अफेक्ट करेगा अट्रैक्शन को, रिपल्जन को. मतलब जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में अट्रैक्शन है,
लेकिन अट्रैक्शन के लिए भी एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए। कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में रिपल्जन है, तो समझो उनके बीच में एकदम फेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो रिपल्जन होगा ही नहीं। रिपल्जन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, अट्रैक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो एनवायरनमेंट भी वैसा होना चाहिए, डे टू डे लाइफ के साथ कैसे कितना मैच कर रहा है देखो। ओके, अट्रैक्शन कब होगा? फेवरेबल एनवायरनमेंट होगी तब। रिपल्जन कब होगा? अनफेवरेबल सिचुएशन होगी तब। उल्टा तो होगा ही नहीं, अनफेवरेबल सिचुएशन है और हाँ अट्रैक्शन होता जा रहा है, वैसा तो होगा नहीं। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। We can choose any positive value for k. The choice of k determines the size of the unit of charge. जैसा जैसा k लोगे वैसा वैसा चार्ज आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ k, भाई ऐसा यूनिट क्या है वैल्यू k की? 9 into 10⁻⁹ याद रख लेना, न्यूमेरिकल में याद रख लेना, गिवन तो होगी लेकिन हमें याद रख लेनी है। k की वैल्यू क्या है? 9 into 10⁻⁹। ये किसके लिए है? वैक्यूम वाला केस, 1/4πε0, वो जो हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट लेंगे उसके लिए ये वैल्यू है 9 into 10⁻⁹। और ये वैल्यू फिर यूनिट कहां से आया? तो देखो ना, F is equals to K Q1 Q2 upon R²। तो K एक साइड पे ले ले, तो F into R² डिवाइडेड बाई Q1 into Q2 हो गया। तो F मतलब क्या? न्यूटन, R मतलब मीटर और उसका स्क्वायर, और ये क्या है? कूलम का स्क्वायर। तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। डन। 9 into 10⁻⁹. The unit of charge that results from the choice is called coulomb, which we defined earlier. Okay, putting this value of k, we see that Q1 अगर ये वैल्यू अगर हमने डाल दी, ओके ये वैल्यू अगर हमने डाल दी और हमने लिया 1 कूलम चार्ज, दूसरा भी लिया 1 कूलम चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस लिया 1 मीटर, सब कुछ 1 1 1 लिया, तो फोर्स क्या आएगा? 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। ऑब्वियसली अब ये देखो कितना बड़ा फोर्स है, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन, कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो बोलो, लेकिन कितना ज्यादा है। ओके, कब? जब 1 ही मीटर का डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में और उनके पास चार्ज कितना है? 1 कूलम दोनों के पास। ओके, तो देखो कितना ज्यादा फोर्स है। That is 1 coulomb is the charge that we placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion magnitude. Okay. 9 into 10⁻⁹. 1 coulomb is evidently too big unit. Okay, 1 coulomb बड़ा यूनिट है to be used in practice in electrostatics। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, one use smaller units like milli coulomb। मिली मतलब क्या? 10⁻³ coulomb, और से माइक्रो coulomb, that means 10⁻⁻6 coulomb। Done? Okay, understood? And next, the constant k is usually put as 1/4πε0 for later convenience, so that Coulomb's law is written like this. ε0 is called as permittivity of the free space। तो free space की क्या है? permittivity। I think मैं पहले permeability बोल दिया था शायद, हाँ, so it is permittivity। Okay, so permeability भी ऐसा ही porous medium के लिए आता है, so I use that word, permittivity of free space। The value of ε0 in SI unit। अब ε0 की वैल्यू निकाले, k is equals to क्या? 1/4πε0। अब ε0 की वैल्यू निकाले तो 1/4πk ऐसा हो जाएगा। ओके, सो उसकी वैल्यू आएगी हमारी 8 into 8/4 into 10⁻⁻12। ओके, अब उसका यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। सिंस फोर्स इज अ हाँ ठीक है, इतना रखते हैं, टाइम तो हो गया है काफी, क्योंकि हमारा पहले 8 बजे नहीं अंडरस्टूड, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ तक का समझ में आया? ये हमने स्केलर का पढ़ा और अब वेक्टर शुरू होगा। ओके, वो भी सिंपल ही है। तो हमने क्या देखा कि भाई पहले तो 2 न्यूमेरिकल देखे। पहला न्यूमेरिकल देखा कि भाई इतने 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए एक बॉडी से 1 सेकंड चार्ज लग रहा है, तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 200 साल लगेंगे। ओके, वो हमारा आंसर था। और फिर दूसरा न्यूमेरिकल के 1 कप ऑफ वाटर ले लिया, उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। उसमें मोल कंसेप्ट याद रखना है। 1 मोल में होते हैं मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल का वेट कितना होगा?
मॉलिक्यूलर मास, और उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, दैट्स इट, उसी पे पूरा न्यूमेरिकल हो गया। और फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स ने कैसे ये डिराइव किया वो भी पढ़ा। अंडरस्टूड, समझ गए? ओके, सो दैट्स इट। और कल हमारा टाइमिंग होगा 6:30 होगा, लेकिन टाइम पे आ जाना। ओके, क्योंकि अब शेड्यूल के हिसाब से हम जाएंगे। सो सर एक बात है कि हाँ, ये बंद कर।